सभी को नमस्कार। आज की वीडियो हमारी 11वीं क्लास के बच्चों के लिए है। चूंकि फरवरी में एग्जाम होने हैं, डेट शीट भी आ गई है, तो काफी बच्चे ये चाह रहे थे कि जो पिछले साल पॉलिटिकल साइंस का हमारा पेपर आया था 11वीं क्लास का, उसका सॉल्यूशन क्या है उस पर बात करनी है। तो बच्चों की डिमांड पर जो है आज जो हम वीडियो ला रहे हैं वो है कॉमन एनुअल स्कूल एग्जामिनेशन 2023-24 का जो पेपर हुआ था फाइनल टर्म का, उसके सॉल्यूशन की हम बात करेंगे। तो बच्चे बने रहिए। 2023-24 में क्या पेपर आया था, उसका क्या सॉल्यूशन था, आइए इस वीडियो में जानते हैं। बच्चों, पहला क्वेश्चन था निम्नलिखित घटनाओं को कालक्रम व्यवस्थित कीजिए और सही विकल्प का चयन कीजिए। सामुदायिक विकास कार्यक्रम, 73वां 74वां संविधान संशोधन, मुकामी बोर्ड और थुंगल समिति की सिफारिश। तो इसका जो बच्चों पहला आंसर है वो आपका डी आंसर है। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन था भारतीय संविधान में विदेशी मामलों को निम्नलिखित में से किस सूची में शामिल किया गया है। देखिए बच्चों, जो विदेशी मामले हैं वो केंद्र सरकार देखती है, तो वो जो आएगा वो केंद्र सूची के अंदर आएगा। तो इसका ऑप्शन जो है ए है। क्वेश्चन नंबर 3, राज्यों में राष्ट्रपति शासन किस अनुच्छेद के तहत लगाया जाता है। बच्चों, आपको पता ही है कि राष्ट्रपति की तीन आपातकालीन शक्तियां होती हैं, 352, 356 और 360। तो जब ये राष्ट्रपति शासन की बात करता है तो इसमें आर्टिकल 356 आएगा। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? बहुत इजी क्वेश्चन आया था। संविधान सभा के जो अध्यक्ष थे वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे। क्वेश्चन नंबर 5 मिलान था। इनमें आपको मिलान करना था, उसके बाद उसका एक ऑप्शन चुनना था। तो अज्ञानता का आवरण जॉन रॉल्स ने दिया है। न्याय सिद्धांत। परस्पर सम्मान की बढ़ती हुई भावना और अपनापन को की घटती हुई भावना डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने कहा है। गलत करने वाले को दंडित कर और भले लोगों को पुरस्कृत कर राज्य का न्याय कायम करना चाहिए, ये कन्फ्यूशस ने कहा है। और द रिपब्लिक जो है प्लेटो की पुस्तक है। तो इसका आंसर जो है बच्चों बी ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। कथन और कारण पे। कोई भी समाज अपने सभी सदस्यों के साथ सभी स्थितियों में पूर्णतः एक समान बर्ताव नहीं करता, ये कथन है। और कारण है समाज में श्रम और कार्य के विभाजन के आधार में प्रत्येक व्यक्ति को अलग अलग दिया गया है। तो बच्चों कारण भी सही है और उसका व्याख्या भी ठीक है, तो ए ऑप्शन आएगा इसका। तो हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। स्वतंत्रता, समानता और भाईचारा का नारा किस में से निम्न में से किस क्रांति में दिया गया था? वेरी इजी क्वेश्चन है बच्चों। जो फ्रांसीसी क्रांति थी उसमें इसका नारा दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से कौन सा देश अप्रवासियों का देश होने पर गौरवान्वित अनुभव करता है? ठीक है। तो इसका आंसर जो है की में ए दे रखा था भारत। और कभी कभी जो है यूएसए पे भी बात की जाती है, क्योंकि यूएसए में काफी लोग जो जाते हैं और उनको लगता है कि जो अप्रवासी हैं उनसे कहीं ना कहीं से फायदा कर रहा है। तो थोड़ा डिस्प्यूटेड आंसर था, पर इसका आंसर की में जो है भारत दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 9, अनुच्छेद 371 के तहत भारत के किस राज्य का विशेष दर्जा प्रदान किया गया है? बच्चों, अगर हम बात करें तो उन्हें 371 ए जो है नागालैंड से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 10, वही कथन और कारण वाला। सांझी राजनीतिक दृष्टि व्यक्तियों को एक राष्ट्र के रूप में बांधने के लिए पर्याप्त नहीं होती। अधिकतर समाज सांस्कृतिक रूप से विविधता से भरे पड़े हैं। तो इसका भी बच्चों कारण भी ठीक है, कथन भी ठीक है, तो इसका ए आएगा। क्वेश्चन नंबर 11, ईसा पूर्व चौथी सदी के दार्शनिक प्लेटो का संबंध किस देश से था? तो बच्चों प्लेटो जो था वो यूनान से था। अगला क्वेश्चन है पंचायती संस्थाओं में महिलाओं को कितने सीट आरक्षित है? तो जो महिलाओं को सीट आरक्षित है वो 1/3 है। अब हम बच्चों एक एक नंबर के पूरे हो गए हैं, हम चलते हैं दो दो नंबर के क्वेश्चंस पे। आपको पता है एक एक नंबर के 12 आते हैं, दो दो नंबर के 6 क्वेश्चन आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 13, ग्राम पंचायत के किन्हीं 4 कार्यों का वर्णन कीजिए। ग्राम पंचायत आपको पता है कि ग्रामीण लेवल पे होती है और ग्राम के विकास के लिए जो है कार्य करती है। तो नंबर 1, शिक्षा के लिए कार्य करती है, प्राथमिक स्कूल की व्यवस्था करती है। दूसरा, अस्पताल करती है ताकि गांव के नागरिकों को जो है अच्छा स्वास्थ्य प्राप्त हो सके, समय पे इलाज हो सके। सिंचाई सुविधाएं प्रदान करती है ताकि किसान अपना सही से फसलें उगा सके। और जल का प्रबंधन करते हैं, स्वच्छ जल वगैरह मुहैया कराने का काम जो है ग्राम पंचायत का रहता है। बहुत सारे कार्य हैं, आप इन दो को लिख देंगे, 4 को। द्विसदनात्मक विधायिका के 2 लाभ लिखिए। बच्चों, आपको पता है कि कुछ राज्य ऐसे हैं जहां पे 2
विधायिका है, दूसदन विधायिका है, जैसे कि कर्नाटक हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया, महाराष्ट्र हो गया, बिहार हो गया। ये दूसदनी राज्य है, यानी कि यहाँ पे विधानसभा भी है और यहाँ पे विधान परिषद भी है। तो उसके क्या लाभ है अगर दो सदन होते हैं? तो नंबर एक, एक तो प्रत्येक निर्णय पर पुनर्विचार हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल के तौर पे अगर मान लो कि कोई चीज विधानसभा ने पास कर दी है, तो विधान परिषद उसको दोबारा देखती है, तो निर्णय पर एक पुनर्विचार हो जाता है अच्छे से। दूसरा, राज्यों को भी समुचित प्रतिनिधित्व इसके माध्यम से मिल जाता है, यानी कि राज्यों में विधान परिषद में भी लोग जो है जो बनते हैं, जिसकी वजह से उचित प्रतिनिधित्व आ जाता है। क्वेश्चन नंबर 15, भारतीय संविधान की किन्हीं दो सीमाओं का वर्णन कीजिए। ठीक है, देखिए भारतीय संविधान की अनेक सीमाओं की ये बात करता है, तो सबसे पहले तो इसमें राष्ट्रीय एकता पर अधिक केंद्रित करता है। मतलब केंद्र को इसमें ज्यादा मजबूत बनाया गया है। लैंगिक न्याय की समानता, आज भी महिलाओं के अधिकार के संबंध में कुछ ज्यादा स्पष्टता नहीं है। आज भी महिलाओं को पूर्ण अधिकार जो है नहीं मिले हुए हैं, जिसका संविधान में ज्यादा वर्णन नहीं किया गया है। दूसरा, भारतीय संविधान में डीपीएसपी पर जोर दिया गया है, यानी कि राज्य के नीति निश्चित सिद्धांतों पर जोर दिया गया है। और जबकि अ, मौलिक अधिकारों पर अधिक जोर होना चाहिए। तो ये एक सीमाएं हैं। क्वेश्चन नंबर 16, समानुपातिक न्याय के सिद्धांत की व्याख्या कीजिए। बच्चों, इसको प्रोपोर्शनल जस्टिस कहते हैं। प्रोपोर्शनल जस्टिस ये कहता है कि जो व्यक्ति जैसा कार्य कर रहा है उसी के हिसाब से उसको पुरस्कार मिलना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल के तौर पे इसमें एक उदाहरण है कि अगर सभी बच्चों को समान अंक दे दिया जाए तो वो गलत होगा। जिस बच्चे ने जैसी परफॉर्मेंस करी है उसी के हिसाब से उसको अंक दिए जाए, वह एक समानुपातिक न्याय है। अगर कोई अलग अलग कार्य कर रहा है तो उसके लिए अलग अलग वेतन भी दिया जाए। तो आप इसको एक्सप्लेन कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 17, भारत में सामाजिक समानता को बढ़ावा देने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं? देखिए बच्चों, आपको पता है कि समाज में कई तरह की असमानता फैली हुई है, खासकर जाति और धर्म के नाम पे। तो भारतीय संविधान द्वारा और भारत सरकार द्वारा समय समय पर सामाजिक समानता के लिए प्रयास किए जाते हैं, जिसमें सबसे पहले अनुच्छेद 17 की बात की जाती है। आर्टिकल 17 में अनटचेबिलिटी को कहा गया है कि अगर कोई ऐसा करता है, छुआछूत करता है, तो उस पर दंड होगा, यानी कि उसको सजा मिलेगी। दूसरा, मंदिर में प्रवेश की सुविधा है, हर कोई जा सकता है, जितने भी सार्वजनिक चीजें हैं वहां पे बुनियादी सुविधाएं प्रदान करने की प्रयास किया गया है। जो डिसएडवांटेज ग्रुप है, जो पिछड़ा वर्ग है, उसको जो है बुनियादी सुविधाएं देने की बात की गई है। और न्यायपूर्ण वितरण की बात की गई है कि अगर मान लो लगता है कि कोई गरीब है, वो पैसे नहीं दे सकता है, तो उसको भी हेल्प करने की बात की गई है। तो ये पॉइंट्स है, आप इसको लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, भारतीय धर्मनिरपेक्षता की आलोचना कीजिए। दो मुद्दे बताइए। देखिए बच्चों, भारतीय सेकुलरिज्म की जो कई पॉइंट्स पे आलोचना की गई है। सबसे पहले ये कहा जाता है कि जो भारतीय धर्मनिरपेक्षता है वो धर्म विरोधी है और कहीं ना कहीं अल्पसंख्यकों के पर ज्यादा विशेष बल देती है। दूसरा, ये जो विचारधारा है धर्मनिरपेक्षता की, वो पश्चिम से आया था। भारत का ऐसा कोई धर्मनिरपेक्षता का इतिहास नहीं है। ये जो विचारधारा है हमने पश्चिम से ली गई है। फिर दूसरा, वोट बैंक की राजनीति है, लोग इसको विचारधारा को जो है वोट बैंक के रूप में यूज करते हैं। दो दो नंबर के क्वेश्चन कंप्लीट हो गए बच्चों। आइए चलते हैं 4 नंबर के क्वेश्चन पे। 4 नंबर के आपके 8 क्वेश्चन आते हैं, एक एक करके बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 19, भारतीय संविधान में ब्रिटिश संविधान से लिए गए प्रावधानों का उल्लेख कीजिए। देखिए आप बच्चों, आपको पता ही कि भारतीय संविधान में कई तरह के जो प्रावधान है वो हमने विदेशों से लिए गए हैं। अलग अलग देशों से अलग अलग प्रावधान हमने लिए गए हैं। तो यहाँ जो क्वेश्चन पूछा है उसने ब्रिटिश संविधान से पूछा है। तो उसमें सबसे पहला जो है वो कानून का शासन है, रूल ऑफ लॉ है, हमने वो ब्रिटेन से लिया गया है। कानून निर्माण की प्रक्रिया, कानून कैसे बनता है, वो हमने ब्रिटेन से लिया गया है। FPTP यानी कि फर्स्ट पास द पोस्ट, सबसे जो जिसको ज्यादा वोट मिलेंगे वो जीता जाएगा, वो भी हमने ब्रिटेन से लिया गया है। और संसदीय स्वरूप, यहाँ पे संसदीय प्रणाली है, यहाँ पे लोकसभा और राज्यसभा के साथ साथ आपने देखा होगा कि यहाँ पे जो प्रधानमंत्री है वो राष्ट्रपति की शक्तियों का प्रयोग करता है। तो ये संसदीय शासन का एक गुण है, यानी कि संसदीय प्रणाली में जो है राष्ट्रपति को शक्तियां मिली होती है, परंतु उनका योग जो है वो कौन करता है? प्रधानमंत्री यूज करता है। क्वेश्चन नंबर 20 पे चलते हैं। स्वतंत्रता के अधिकार पर प्रतिबंध किन परिस्थितियों में लागू किया जा सकता है? कोई दो तर्क दीजिए। बच्चों, आपको पता है कि हमारे संविधान में स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है। 1922 में स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है, कई प्रकार की स्वतंत्रता दी गई है। पर जरूरी नहीं है कि स्वतंत्रता असीमित है। कभी कभी स्वतंत्रता पर जो है प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं, स्वतंत्रता को सीमित किया जा सकता है। कई ऐसे कारण हैं जिसकी वजह से इस पर सीमित किया जा सकता है। नंबर एक, कानून व्यवस्था। अगर लगता है कि किसी की स्वतंत्रता की वजह से कानून व्यवस्था को नुकसान हो रहा है, लॉ एंड ऑर्डर खराब हो रहा है, ऐसी स्थिति में किसी व्यक्ति की जो स्वतंत्रता है उसको सीमित किया जा सकता है।
शांति स्थापित करने के लिए, मान लो कहीं पे हालात बहुत ज्यादा खराब हो गए हैं, उस स्थिति में आपकी स्वतंत्रता के अधिकार को जो है सीमित किया जा सकता है। नैतिकता के रूप में भी जगह अगर आपको लगता है कि कोई स्वतंत्रता से किसी को नुकसान हो रहा है, तो उस नैतिक रूप से भी आपकी स्वतंत्रता को कर्टेल किया जा सकता है, रोका जा सकता है, कम किया जा सकता है। इसका ऑप्शन है अदालत में निष्पक्ष सुनवाई निश्चित करने के लिए संविधान में दिए गए आरोपी और अभियुक्तों के लिए दो अधिकार दिए गए हैं। देखिए बच्चों, जिनको अरेस्ट किया जाता है उनके भी कुछ अधिकार हैं। अब उनके लिए क्या अधिकार हैं और कैदियों के क्या अधिकार है, आइए जानते हैं। नंबर एक अपराध के लिए एक बार सजा दी जाएगी। संविधान में ये प्रावधान है कि अगर आपने कोई गलती करी है तो आपको एक अपराध के लिए एक ही बार सजा होगी। ऐसा नहीं है कि एक बार अपराध कर दिया तो उसके लिए मल्टीपल सजा होती है। एक अपराध के लिए एक बार ही सजा है। इसको एक्सप्लेन कर देंगे आप। दूसरा, अपने विरुद्ध गवाही देने के लिए मजबूर ना करना। ये बहुत ही अहम और महत्वपूर्ण प्रावधान डाला गया है कि किसी व्यक्ति को अपने विरुद्ध जो है गवाही देने के लिए मजबूर नहीं किया जाएगा। होता यह है कि पुलिस वाले जो है पर आरोप लगाए जाते हैं कि वो जबरदस्ती जो है गवाही ले लेती है कि जो है तूने ही जो है ये कार्य किया है, तूने ये अपराध किया है। तो इस ऐसी स्थितियों से बचाने के लिए जो है ये कहा गया है कि अपने विरुद्ध गवाही देने को मजबूर नहीं किया जाएगा। इस आर्टिकल के तहत ये क्लियर है कि पुलिस के द्वारा सामने दी गई गवाही मान्य नहीं है। जो गवाही होगी आपकी कोर्ट के सामने ही मान्य होगी, यानी कि किसी को आप मजबूर नहीं कर सकते। चलते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 21 पे। भारत में एक शक्तिशाली केंद्र की स्थापना की गई है, इस संदर्भ में कोई दो उदाहरण बताइए। देखिए बच्चों, ये हमारा जो टॉपिक है वो संघवाद यानी कि फेडरलिज्म से संबंधित है। हमारे यहाँ पे संघवादी व्यवस्था है जहाँ पे केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों काम करती है और पैरेलल काम कर रही है। तब भी भारतीय संविधान निर्माताओं ने संघ यानी कि केंद्र सरकार को जो है ज्यादा मजबूत बनाया है और उसके पीछे बहुत बड़े कारण भी हैं। अब ऐसे कौन कौन से प्रावधान है उनको भी बात कर लेते हैं। भौगोलिक सीमाओं को बनाने पर केंद्र का नियंत्रण है। जो भी नए राज्य बनाने हैं, जोड़ने हैं, कम करने हैं, उन पे जो है केंद्र सरकार का नियंत्रण है। ये फैसले केवल केंद्र सरकार ही लेती है। दूसरा, आपातकाल में सारी शक्ति केंद्र सरकार के पास में आ जाती है। अगर देश में आपात स्थिति होती है तो ये माना जाता है कि केंद्र सरकार उसको अच्छे से डील कर सकती है, टैकल कर सकती है। तो इसलिए उस आपातकाल में सारी शक्तियां जो होती है, जब 352 का प्रयोग किया जाता है तो सारी शक्तियां जो है केंद्र सरकार के हाथ में आ जाती है। 21 का थर्ड, राष्ट्रपति शासन यानी कि प्रेसिडेंशियल रूल। आपको पता है आर्टिकल 356 के तहत किसी राज्य का जो अगर शासन है वो संविधान अनुसार नहीं चल रहा है, संविधान सम्मत नहीं चल रहा है, तो वहां पे जो है राष्ट्रपति शासन राज्यपाल के द्वारा लगा दिया जाता है। वो राज्यपाल रिपोर्ट भेजता है, लगाता कि राष्ट्रपति है। ठीक है। ऑप्शन पे ही बात कर ले, संघीय व्यवस्था के प्रमुख मानदंड कौन से हैं। बच्चों, भारतीय संविधान की संघीय व्यवस्था में कुछ प्रावधान है जिनमें बात करते हैं। यहाँ पे शक्तियों का स्पष्ट बंटवारा है केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच में जो है। इसलिए केंद्र सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची बनाई गई है। केंद्र सूची पे केंद्र सरकार कानून बनाती है, राज्य सूची पे राज्य सरकार कानून बनाती है और समवर्ती सूची पे दोनों मिलकर कानून बनाते हैं। दूसरा, हमारे देश का एक लिखित संविधान है, यानी कि जो भी संविधान में चीजें हैं वो एक लिखित है। लिखित होने की वजह से वो स्पष्ट है और स्पष्ट होने की वजह से केंद्र और राज्य के बीच में शक्तियों का स्पष्ट बंटवारा है। संविधान की सर्वोच्चता। संविधान की सर्वोच्चता मतलब हमारे यहाँ पे जो संविधान सर्वोच्च है, देश में जो भी काम होंगे, जो भी कार्य होंगे या जो भी सरकार कार्य करेगी वो संविधान के अनुरूप ही करेगी, संविधान के खिलाफ नहीं कर सकती। चौथा पॉइंट है कि हमारे यहाँ स्वतंत्र न्यायपालिका है। हमारे यहाँ पे न्यायपालिका किसी दबाव में काम नहीं करती और स्वतंत्र रूप से कार्य करती है। न्यायपालिका कार्य होता है कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच के डिस्प्यूट को खत्म करना और राज्य में संघीय व्यवस्था को बनाए रखना। क्वेश्चन नंबर 22, अधिकारों का मानव जीवन के लिए क्या महत्व है, तर्क दीजिए। बच्चों, आपको पता है कि मानव जीवन में अधिकार बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। यही कारण है कि भारत के संविधान में जो है मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं, जो कि हमारे लिए बहुत ही जरूरी है। अब इनका क्या महत्व है, आइए जानते हैं अधिकार को। देखिए, कल्याण के लिए जरूरी, किसी व्यक्ति का जो कल्याण करना है, किसी सोसाइटी का कल्याण करना है, तो उसके लिए जो है अधिकारों का महत्व जरूरी है। क्योंकि अधिकार बहुत सारी चीजें करने की स्वतंत्रता प्रदान करती है। अगर अधिकार नहीं होंगे तो वो चीजें हो सकता है हमें आसानी से प्राप्त भी ना हो, तो व्यक्ति के कल्याण के लिए जरूरी है। सरकार को जवाबदेह बनाता है। देखिए, जब अधिकार मिल जाता है तो सरकार को जवाबदेह बनाता है। अधिकार नहीं होगा तो हो सकता है कि सरकार उस काम को पूरा ना करे, पर चूंकि वो अधिकार है, चूंकि वो मौलिक अधिकार है, तो सरकार को वो काम करना पड़ेगा। इसलिए जो अधिकारों से जो है सरकार को जवाबदेह बनाया जाता है। तीसरा, स्वतंत्र और गरिमापूर्ण जीवन। स्वतंत्र और गरिमापूर्ण जीवन की बात करें तो मौलिक अधिकार जो है लोगों को स्वतंत्रता और गरिमापूर्ण जीवन जीते हैं। अधिकार होंगे तो हमारे के अंदर हीन भावना नहीं होगी। अगर कुछ भी चीज हम प्राप्त कर रहे हैं तो वो अधिकार के थ्रू प्राप्त कर रहे हैं। कोई ये नहीं कह सकता कि हम आप पे एहसान कर रहे हैं। तो अधिकार के द्वारा एक व्यक्ति गरिमापूर्ण जीवन जी सकता है। चौथा,
समानता के सिद्धांत, यानी कि अधिकार के द्वारा जो है समानता स्थापित की जाती है। समाज में आप देखते हैं बहुत सारी विषमताएं हैं और अधिकार के द्वारा उसको ठीक किया जाता है। मानवीय गरिमा के विषय में एमुल कांट की विचारधारा का प्रकाश कीजिए। एमुल कांट की जो विचारधारा है वो कहती है कि व्यवहार जो करना चाहिए वो गरिमापूर्ण करना चाहिए। हर व्यक्ति का जो अपना एक सम्मान है और उस सम्मान को बनाए रखना बहुत ही जरूरी है। और समाज में चाहे गरीब हो, असहाय हो, मजदूर हो, उसको भी गरिमापूर्ण जीवन का हक है। कहने का तात्पर्य क्या है, जो एमन कांट है वो पूरी पूरी तरह से गरीबों पिछड़ों की बात करते हैं और जो बेचारे कमजोर हैं उनको सहसम्मान जीवन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, धर्मनिरपेक्षता के भारतीय मॉडल और यूरोपीय मॉडल में अंतर कीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, हर साल ही आता है, पिछले साल भी आया था। नंबर 1, अगर हम बात करें तो भारतीय मॉडल की, तो ये राज्य द्वारा समर्थित है, यानी कि भारतीय धर्मनिरपेक्षता पूरी तरह से राज्य के अंतर्गत आती है। अगर भारत को लगता है कि धर्म में कोई समस्या आ रही है तो वो उस पर वेट एंड वॉच रखता है और उसमें बदलाव भी करता है। दूसरा, धार्मिक सुधार, भारतीय धर्मनिरपेक्षता धर्म में सुधार करती है। अगर उसको लगता है कि धर्म में कोई कुरीति है, धर्म में कोई नुकसान हो रहा है लोगों को, तो वो उसमें सुधार करती है। आप देखते हैं कि ट्रिपल तलाक का जो एक कॉन्सेप्ट आया था वो यही आया था कि ये कहा गया कि औरतों को जो है आप तलाक देकर जो है आप नहीं कर सकते। तलाक 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 करके जो कॉन्सेप्ट था ट्रिपल तलाक वाला, उस पे सरकार ने जो है लगाम लगाई है। वो एक धार्मिक सुधार के अंतर्गत ही है। इसमें सभी को संरक्षण दिया जाता है, सभी जातीय सभी धर्मों को संरक्षण देने की बात करते हैं। और भारतीय धर्मनिरपेक्षता अल्पसंख्यकों के हितों की विशेष रूप से रक्षा करती है। अगर यूरोपियन मॉडल की बात करें तो वहां पे धर्म में राज्य बिल्कुल हस्तक्षेप नहीं करता। वहां पे धर्म पूरी तरह से ही निजी मामला होता है। कोई व्यक्ति धर्म में क्या कर रहा है उसमें राज्य को कोई मतलब नहीं होता। दूसरा, व्यक्तिगत अधिकारों पर बल दिया जाता है। जो भारतीय धर्मनिरपेक्षता की जगह यूरोपियन धर्मनिरपेक्षता है वो व्यक्ति के अधिकारों पर अधिक बल देती है, व्यक्ति के विकास पर ज्यादा बल देती है। वो ज्यादा धर्म में इंटरफेयर नहीं करती, ठीक है। और कोई वित्तीय सहयोग नहीं देती। पश्चिमी जो धर्मनिरपेक्षता है उसमें किसी वित्तीय सहयोग की बात नहीं की जाती। जबकि आपको पता है कि भारतीय धर्मनिरपेक्षता में जो है अल्पसंख्यकों को सरकार के द्वारा सहायता भी प्रदान की जाती है। तो इस तरह से दोनों में अंतर कर लिए हैं। गद्यांश से बच्चों आपको पता ही है 3 क्वेश्चन आते हैं गद्यांश, मैप और कार्टून के द्वारा। तो वो 3 क्वेश्चन है, आइए जानते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 24, नारीवाद स्त्री पुरुष के समान अधिकारों को पक्ष लेने वाला राजनीतिक सिद्धांत है। फिर स्त्री या पुरुष नारीवादी कहलाते हैं जो मानते हैं कि स्त्री पुरुष के बीच की अनेक असमानताएं ना तो नैसर्गिक है और ना ही आवश्यक है। नारीवादियों का मानना है कि समानता को बदला जा सकता है और स्त्री पुरुष को एक समान जीवन दिया जा सकता है। तो ये फेमिनिज्म के ऊपर है। तो आइए क्वेश्चन करते हैं। स्त्री पुरुष के समान अधिकार का पक्ष लेने वाली राजनीतिक विचारधारा को क्या कहते हैं? ऑब्वियसली नारीवाद कहेंगे। का मुख्य सरोकार वर्तमान असमानताओं को न्यूनतम करके संसाधनों का न्यायपूर्ण बंटवारा करना है। समाजवाद कहता है कि सभी को संसाधन समान रूप से मिलने चाहिए। क्वेश्चन नंबर 3, सभी सदस्यों को समान नागरिकता प्रदान करना निम्नलिखित में से किस प्रकार की समानता को दर्शाता है? ये समान नागरिकता की बात करें तो ये राजनीतिक समानता की बात करता है। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से किसे विभेद वर्ताव द्वारा समानता की श्रेणी में रखा गया है? इसका जो आंसर है, रात में कॉल सेंटर में काम करने वाली महिलाओं को विशेष सुरक्षा प्रदान करना। क्योंकि देखो, आप कहोगे विशेष सुरक्षा क्यों दे रहे हो? क्योंकि उनके लिए जरूरी है, इसलिए विभेद वर्ताव में उसमें डाला गया है। क्वेश्चन नंबर 25 मैप से संबंधित है। एबीसीडी की पहचान करनी है। नंबर 1, कम जनसंख्या वाला राज्य जिसे राज्यसभा में 1 सीट प्राप्त है तो उसका सिक्किम आंसर है। अधिक जनसंख्या वाला राज्य जिसमें राज्यसभा की 31 सीटें हैं वो यूपी आता है। द्विसदनात्मक विधायिका वाला राज्य महाराष्ट्र, डी। और इस राज्य से सर्वोच्च न्यायालय में दायर की गई जनहित याचिका, भारत की पहली जनहित याचिका थी बिहार की। तो ये बच्चों उसके आंसर हैं। इसको आपको मैप के हिसाब से करना था और इसको टेबल में ऐसे भरना है। पहले जो स्टेटमेंट था उसका आंसर बी था, दूसरे के स्टेटमेंट का ए था, तीसरे का डी और चौथे का सी। बी में सिक्किम दिखा रखा था, ए में यूपी, डी में महाराष्ट्र और सी में बिहार। आपको यही पोर्शन कॉपी में करना होता है, ना मैप बांधना होता है, ठीक है। दृष्टिहीन बच्चों के लिए तब भी आप समझ लीजिए, जरूरी है। राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन कितने वर्ष के लिए किया जाता है? 6 वर्ष के लिए। कोई जो सरकारी विधेयक होगा वो कौन प्रस्तुत करता है? सरकार का मंत्री प्रस्तुत करता है। भारत की राष्ट्रीय विधायिका का नाम संसद कहते हैं उसको। द्विसदनात्मक विधायिका किसे कहते हैं? जिसमें 2 सदन होते हैं बच्चों। तो आपका इस तरह से मैप भी हो गया। आइए चलते कार्टून के ऊपर बात करते हैं। कुछ नेता बैठे हुए हैं, उसकी पत्नी है, उसका बच्चा है, कुछ वार्तालाप चल रहा है।
ठीक है, क्या लिखा गया है? आपको तुरंत राजनीति से संन्यास ले लेना चाहिए, आपके कामकाज का इस पर बुरा प्रभाव पड़ रहा है। सोचता है कि वह झूठ और धोखाधड़ी से काम चला सकता है। मतलब कुल मिला के यहाँ राजनीति के एक नकारात्मक रूप को दिखाया गया है, किस तरह से राजनीति में झूठ फरेब धोखाधड़ी चलती है। ये कार्टून क्या दर्शा रहा है? ये दिखा रहा है कि समाज पर जो है राजनीति का नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। जो लोग नेताओं को देखते हैं उसी के हिसाब से करते हैं, जो एक समाज में गलत छवि जाती है। राजनीतिक सिद्धांत के अंतर्गत किन अवधारणाओं को अध्ययन किया जाता है? राजनीतिक सिद्धांत में स्वतंत्रता, समानता, नागरिकता, लोकतंत्र इत्यादि का अध्ययन किया जाता है। दल राजनीति का समाज पर गलत प्रभाव पड़ने के क्या कारण है? देखिए, दल बदल, जब कोई एक पार्टी से दूसरी पार्टी में चला जाता है जीतने के बाद, वो एक गलत मैसेज जाता है। झूठ बोलते नेता, ऐसे ऐसे वादे कर देते हैं जो पूरे नहीं होते। और जोड़ तोड़ करना, वो भारतीय राजनीति में कहीं ना कहीं एक असमंजसता फैलाता है। अंग्रेजी में इंटरनेट का शब्द करने वाले को क्या कहते हैं? नेटिजन कहा जाता है। हिंद स्वराज पुस्तक किसकी थी? महात्मा गांधी जी की थी। सुकरात के शिष्य का नाम क्या था? प्लेटो था। समानता भी उतनी ही निर्णायक होती है जितनी की समता। यह तर्क किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया? कार्ल मार्क्स के द्वारा प्रस्तुत किया गया था। अब बच्चों 6-6 नंबर के क्वेश्चन पे चलते हैं। आपको पता है 6-6 नंबर के हमारे 4 क्वेश्चन आते हैं। 26 क्वेश्चन हमने कर लिए हैं। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 27 पे। क्वेश्चन नंबर 27 कहता है कि भारत के निर्वाचन आयोग के मुख्य कार्यों को सूचीबद्ध कीजिए। बच्चों, आपको पता है कि देश में इलेक्शन कराने का काम जो है इलेक्शन कमीशन का होता है, और इलेक्शन कमीशन के कई सारे कार्य हैं। उन कार्यों को यहाँ पूछा गया है, तो 6 नंबर का है। तो 6 कार्य तो मैं आपको बता ही देता हूँ। नंबर 1, इलेक्ट्रोल रोल्स, मतदाता सूची तैयार करना। मतदाता सूची क्या होती है? मतदाता सूची में एरिया के सभी 18+ लोगों का नाम होता है, और वो वोट डाल के अपनी सरकार को चुनते हैं। इसको तैयार करवाने का काम जो है चुनाव आयोग का होता है। दूसरा, चुनाव की तिथि तय करना। इलेक्शन कमीशन बताता है कब चुनाव होंगे और कब पूरा शेड्यूल जारी करता है। इलेक्शन कमीशन चुनाव चिन्ह प्रदान करता है। हर पार्टियों का आपको पता है अलग अलग चुनाव चिन्ह है। जैसे कांग्रेस का हाथ है, बीजेपी का आपको पता है कमल है, आपका जो है झाड़ू है। ये जो 3 पार्टियों के अलग अलग चुनाव चिन्ह है, ये जो है प्रदान किसके द्वारा किए जाते हैं? चुनाव आयोग के द्वारा। परिसीमन, बच्चों हर साल 10 साल बाद जो है जनगणना होती है। हर 10 साल बाद जब जनगणना होती है तो उसमें क्या होता है कि किसी एरिया में जनसंख्या घट जाती है या बढ़ जाती है। तो घटना या बढ़ने के आधार पर जो है विधानसभा और संसदीय क्षेत्र जो है में बदलाव किए जाते हैं, या तो उसमें कोई एरिया जोड़ा जाता है या कोई घटाया जाता है। इस प्रक्रिया को ही जो है परिसीमन कहा जाता है। मतगणना, चुनाव के ठीक 2-3 दिन बाद जो है मतगणना कराई जाती है, जिसमें बताया जाता है कौन को उम्मीदवार जीता, किस पार्टी को सर्वाधिक जीते आई। परिणाम घोषित करता है, ठीक है। और जब जब मतगणना होती है, जिसको ज्यादा वोट मिल जाते हैं उसके आधार पर जो है चुनाव आयोग जो है परिणाम घोषित करता है, जीत तय कर देता है, बता देता है। भारत में सर्वाधिक मत से जीत की प्रणाली को स्वीकार करने के पक्ष में 3 तर्क दीजिए। बच्चों, आपको पता है कि भारत में एक बड़ी फेमस तकनीक है चुनाव की, वो है एफपीटीपी। एफपीटीपी यानी कि फर्स्ट पास द पोस्ट, जिसको भी ज्यादा वोट मिलेंगे उसको जीता जाएगा, माना जाएगा। भारत में ये जो है अपनाई जा रही है शुरू से ही। अब इसके पीछे अपनाने के क्या कारण पूछे उसने? दो 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 यानी कि 3 आपको पॉइंट देने हैं। नंबर 1, एफपीटीपी को समझना बहुत ही आसान है, सबको बिल्कुल क्लियर है, कट है कि जिसको सबसे ज्यादा वोट मिल गए हैं वो जीता जाएगा, तो इसको समझने में कोई दिक्कत नहीं होती, इसलिए इसको अपनाया गया है। दूसरा, स्पष्ट विकल्प, इसमें स्पष्ट विकल्प मिल जाते हैं, 1 2 3 4 उम्मीदवार मिल जाते हैं, खड़े होते हैं, तो मतदाता को क्लियर हो जाता है कि उसको किसको वोट करना है। एक स्थायी सरकार मिल जाती है, क्योंकि जनरली लोग जिसको पसंद करते हैं तो उसको ही सर्वाधिक सीटें देते हैं, तो एक स्थायी सरकार इसमें मिल जाती है। तो अब हम चलते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 कहता है कि न्यायिक सक्रियता के 3 सकारात्मक प्रभावों का विश्लेषण कीजिए। बच्चों, न्यायिक सक्रियता का मतलब था जुडिशियल एक्टिविज्म। ये हमारा न्यायपालिका से संबंधित जो है क्वेश्चन है। आपको पता है कि कभी कभी क्या होता है, न्यायपालिका को अपने कार्यों के अलावा भी कार्य करने पड़ते हैं। जब सरकार को लगता है, जब सरकार अपना कार्य नहीं कर पा रही होती है, तो लोग जो होते हैं वो न्यायपालिका के पास जाते हैं अपने कार्य को करवाने के लिए। उस स्थिति में न्यायपालिका के द्वारा जो है निर्णय प्रदान किए जाते हैं, उसी को ही न्यायिक सक्रियता कहते हैं। सरकारों के बीच में विवाद को सुलझाने का भी न्यायिक सक्रियता का ही है। तो ये बोला 3 सकारात्मक प्रभाव क्या है? नंबर 1, न्याय व्यवस्था को लोकतांत्रिक बनाया है। देखिए, अगर सरकार कोई काम नहीं कर रही है, कोई काम नहीं हो रहा है, तो न्यायपालिका के पास हम जा रहे हैं, उससे काम करवा रहे हैं, तो कई उदाहरण है। कहने का तात्पर्य यह है कि जो लोकतंत्र है, जो डेमोक्रेसी है, वो कहीं ना कहीं बहुत अच्छे से काम कर रही है, और वो एक लोकतांत्रिक व्यवस्था का ही पार्ट है। दूसरा,
कार्यपालिका को उत्तरदायी बनाना। जब कार्यपालिका को ये बात पता चलती है कि अगर हम काम नहीं करेंगे तो लोग न्यायपालिका के पास जाएंगे, न्यायपालिका उन्हें आदेश दे सकती है, तो वो न्यायपालिका उत्तरदायी बनती है और डर के रहती है न्यायपालिका से, और इसलिए कार्यपालिका उत्तरदायी बन जाती है। तीसरा, चुनाव प्रणाली को विस्मृत से बनाया जाता है। आपको पता है कि न्यायपालिका के होने से जो है चुनाव प्रणाली बिल्कुल निष्पक्ष सी रहती है। सभी को न्यायपालिका का डर रहता है कि अगर हमने कुछ गलत करा तो न्यायपालिका हमें सजा दे सकती है और न्यायपालिका हमारे कार्य को रोक सकती है। क्वेश्चन नंबर 28, राजनीतिक कार्यपालिका और स्थायी कार्यपालिका में दो अंतर स्पष्ट कीजिए। बच्चों, दो प्रकार की कार्यपालिका होती है, एक राजनीतिक कार्यपालिका और एक स्थायी कार्यपालिका। जानते हैं दोनों को। नंबर 1, राजनीतिक कार्यपालिका में सारे नेता आते हैं, चुने हुए प्रतिनिधि आते हैं, और आपको पता है हम जो प्रतिनिधि को चुनते हैं वो 5 सालों के लिए चुनते हैं, तो ये राजनीतिक कार्यपालिका के अंतर्गत आती है। इनका चुनाव जो है 5 वर्ष के लिए किया जाता है, हो सकता है उससे पहले भी ये समाप्त हो जाए। स्थायी कार्यपालिका का इससे कोई मतलब नहीं होता। इसमें आईएएस आईपीएस एक्सपर्ट लोग होते हैं, और ये एक लिमिटेड टाइम पीरियड यानी कि अपने कार्यकाल के लिए चुने जाते हैं, जैसे 60 वर्ष तक के लिए चुने जाते हैं, और उससे पहले ये हट नहीं सकते। ये लोग अपने काम में एक्सपर्ट होते हैं, योग्य होते हैं, ठीक है, और इनका एक निश्चित कार्यकाल होता है, तो ये बिना डर के काम करते हैं और राजनीतिक से तटस्थ होते हैं। कोई सरकार आए कोई जाए, किस पार्टी की सरकार है, कोई मतलब नहीं होता, ये तटस्थ रूप से काम करते हैं। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 29 पे। समानता के मार्क्सवादी सिद्धांत और उदारवादी सिद्धांत के बीच अंतर स्पष्ट कीजिए। मार्क्सवादी सिद्धांत की अगर हम बात करें बच्चों, तो ये आर्थिक संसाधनों पर स्वामित्व असमानता का कारण है। यानी कि जो कार्ल मार्क्स है उसने इस मार्क्सवादी सिद्धांत को दिया गया था। उसने बताया कि जो आर्थिक संसाधन है वो अमीरों पे ज्यादा है, गरीबों पे कम है, और जिसके पास संसाधन ज्यादा है वही जो है अमीर है, और यही कारण है गरीबों के पास संसाधन नहीं है तो वो गरीब है। वो कहते हैं कि अमीरों पर ही राजनीतिक ताकत है, अमीरी सरकार चला रहे हैं, अमीरी सरकार को चंदा देते हैं, अमीरी सरकार की मदद करते हैं, और अमीरी अपने लिए नीति बनवाने का काम करते हैं, इसलिए अमीरों के हाथ में ही जो राजनीतिक ताकत रहती है। कार्ल मार्क्स कहता है कि अगर जो विशेषाधिकार होंगे तो कहीं ना कहीं असमानता को बढ़ावा दिया जाता है। इन अमीरों को, निजी संपत्ति वालों को जो है विशेषाधिकार मिले हुए हैं, जो कि समाज में असमानता को बढ़ाता है। उदारवादी क्या कहते हैं आइए जानते हैं। उदारवादी कहते हैं कि संसाधनों का एक तो उचित बंटवारा हो, यानी कि अमीर गरीबों में जो बंटवारा हो वो उचित तरीके से हो। दूसरा, न्यूनतम स्तर प्रदान किया जाए, बेसिक नीड सबको मिली जाए, बेसिक सुविधाएं सबको दी जाए ताकि उसका जीवन अच्छे से चल सके। वो कहते हैं प्रतिस्पर्धा पे बल दिया जाता है। उदारवादी जो कंपटीशन की बात करते हैं, वो सरकार ज्यादा सामाजिक कल्याण की भी बात नहीं करते हैं। उनका कहने का मतलब ये है कि थोड़ी प्रतिस्पर्धा होनी चाहिए, स्वस्थ प्रतिस्पर्धा होगी ना चाहिए, और जब स्वस्थ प्रतिस्पर्धा होगी तो उससे समाज का जो है फायदा ही होगा। 29 का ऑप्शन, स्वतंत्रता की सकारात्मक और नकारात्मक अवधारणा में अंतर स्पष्ट कीजिए। बच्चों, सकारात्मक और नकारात्मक स्वतंत्रता में अंतर की बात की जाती है। सकारात्मक स्वतंत्रता क्या है? सकारात्मक स्वतंत्रता वाले कहते हैं कि व्यक्ति पर उचित बंधन होने जरूरी है, व्यक्ति को स्वच्छंद नहीं छोड़ा जा सकता है, और कुछ बंधन लगाने जरूरी हैं। अगर वो बंधन नहीं लगाएंगे तो वो दूसरे की स्वतंत्रता का हनन करेगा। समाज में स्वतंत्रता जरूरी है, और तीसरी चीज, समाज में स्वतंत्रता को सीमित करना जरूरी है। कहने का तात्पर्य क्या है कि किसी को भी इतनी अनलिमिटेड स्वतंत्रता नहीं दी जा सकती कि वो दूसरे को नुकसान पहुंचाए। या और ये एक राज्य के सकारात्मक स्वरूप की बात करते हैं, जबकि नकारात्मक वाले कहते हैं कि किसी प्रकार का कोई भी बंधन नहीं होना चाहिए। व्यक्ति जो करना चाहे, जैसा करना चाहे, उसे करने की स्वतंत्रता प्रदान करनी चाहिए। ठीक है, कुल मिला के जो जो नेगेटिव स्वतंत्रता वाले हैं, नकारात्मक लिबर्टी वाले हैं, वो उनका मानना यह है कि व्यक्ति पर किसी प्रकार के कोई भी बंधन नहीं होने चाहिए, व्यक्ति को आजाद खुला छोड़ देना चाहिए, व्यक्ति जो करना चाहे, क्योंकि बंधन लगाने से व्यक्ति की स्वतंत्रता का हनन होता है, व्यक्ति का विकास नहीं हो पाता। ये नकारात्मक वालों का मानना था। क्वेश्चन नंबर 30 की बात करते हैं, लास्ट क्वेश्चन है। नागरिकता किसे कहते हैं? नागरिकता से संबंधित प्रावधानों का उल्लेख संविधान के किस भाग में किया गया है? भारतीय नागरिकता को किस प्रकार से प्राप्त किया जाता है? देखिए, नागरिकता के संबंध में बच्चों एक बहुत सिंपल सी परिभाषा है। नागरिकता से अभिप्राय है समुदाय की पूर्ण और समान सदस्य। पूर्ण मतलब पूरी रूप से, यानी कि जो एक नागरिक को पूरा अधिकार मिलने चाहिए वो पूरे मिलेंगे। दूसरी, समान सदस्यता, यानी कि किसी दूसरे के साथ भेदभाव नहीं होगा, जो अन्य को अधिकार मिले हैं वही उस व्यक्ति को अधिकार मिले। ये तो उसकी परिभाषा हो गई। फिर कौन से भाग में दिए गए? संविधान के भाग 2 में दिए गए हैं। और देखिए, भारतीय अगर नागरिकता प्राप्त करनी है तो उसके कई तरीके हैं। उन तरीकों की बात करते हैं। एक तो जन्म से ही मिल जाती है, जन्म और वंश से व्यक्तियों को ऑटोमेटिक ही मिल जाती है। फॉर एग्जाम्पल के लिए पिता की नागरिकता बच्चे को अपने आप ही मिल जाती है। पंजीकरण किया जा सकता है। पंजीकरण का मतलब होता है कि अगर कोई व्यक्ति भारतीय नागरिकता प्राप्त करना चाहता है
तो उसे एक खास टाइम पीरियड तक जो है भारत में रहना होगा। फिर उसके बाद वो आवेदन देगा, फिर उसको भारतीय नागरिकता मिल जाएगी। यदि कोई भूभाग भारत में शामिल हो जाता है तो उसके नागरिकों को जो है भारतीय नागरिकता ऑटोमेटिक ही मिल जाएगी। लास्ट क्वेश्चन, राष्ट्रवाद की भावना के किन्हीं दो सकारात्मक तथा नकारात्मक प्रभावों का वर्णन कीजिए। बच्चों, राष्ट्रवाद यानी कि नेशनलिज्म हर व्यक्ति के अंदर होती है, जो देश के लिए होती है। खासकर जब हम देश के लिए कुछ करना चाहते हैं, देश को हम प्रथम रखते हैं, देश को पहल करते हैं, देश के बारे में सोचते हैं, तो वो वाली भावना जो है वो राष्ट्रवादी भावना कहलाती है। तो राष्ट्रवाद के सकारात्मक और नकारात्मक दोनों प्रभाव देखने को मिल जाते हैं। सकारात्मक ये है कि राष्ट्रवाद के तहत हमने छोटी छोटी रियासतों के एकीकरण किया। जब भारत आजाद हुआ था तो बहुत सारी रियासतें में बटा हुआ था, 565 रियासतें थी। तो उन रियासतों को जोड़ने का काम जो किया गया वो राष्ट्रवादी भावना के तहत ही किया गया, क्योंकि अगर ये रियासतें बिखरी हुई रहती तो भारत के साथ ही कई देश बन जाते। तो उस राष्ट्रवादी भावना के तहत ही उनको रियासतों को जोड़ा गया था। 565 रियासतें थी बच्चों। अत्याचारी शासन से मुक्ति, जब अब राष्ट्रवादी भावना आती है तो हमारे अत्याचार शासन से मुक्ति मिलती है। आपको पता है अंग्रेजों ने हमें बड़े बड़े अत्याचार करे, अंग्रेजों ने जो है हमें गुलाम बना के रखा। पर वही हमारे बहुत सारे क्रांतिकारी ऐसे लोग थे जिन्होंने राष्ट्रवाद की भावना से प्रेरित हो गए, अपने व्यक्तिगत जीवन को त्याग करके जो है देश को आजाद कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। वो राष्ट्रवादी भावनाएं थी जिसकी वजह से देश हमारा आजाद हो पाया और आज हम स्वतंत्र राष्ट्र राज्य में रह रहे हैं। इसके कुछ नकारात्मक प्रभाव भी है बच्चों। राष्ट्रवाद के बड़े बड़े साम्राज्यों का पतन हुआ है। एशिया, अफ्रीका, पुर्तगाल, डच इत्यादि का एक एग्जाम्पल लेते हैं। राष्ट्रवादी भावनाओं से कहीं ना कहीं पतन का कारण भी बन जाता है। जैसे हिटलर है, हिटलर नाजीवाद की बात करता था, उसको वो कहता था जी जी नाजी जो है बहुत श्रेष्ठ हैं और वही दुनिया को जीतने के लिए आए हैं और वही सब पे राज करेंगे। तो कहीं ना कहीं वो अति राष्ट्रवाद जो है हिटलर को ले डूबा और बाद में बताया कि हिटलर को जो है सुसाइड भी करना पड़ गया। तो कहीं ना कहीं जब राष्ट्रवाद की भावना ज्यादा होती है तो हम जो है पतन की ओर चले जाते हैं और राष्ट्र को नुकसान कर जाते हैं। दूसरा, विरोध और कटुता उत्पन्न होती है। जब राष्ट्रवादी भावना होती है तो अन्य देशों के नागरिकों के प्रति जो हमारी सोच है वो ज्यादा सकारात्मक नहीं होती। अपनी राष्ट्र को बढ़ा करने के लिए, अपनी राष्ट्रवादी भावना के चक्कर में हम दूसरों के लिए नकारात्मक बोलने लगते हैं, नकारात्मक सोचने लगते हैं। उसका परिणाम निकल के ये आता है कि हमारे उनके प्रति कटुता उत्पन्न होने लगती है और वो कटुता जो है कहीं ना कहीं एक खराब संबंधों में बढ़ जाती है। तो कहीं ना कहीं राष्ट्रवाद के अपने फायदे भी हैं तो राष्ट्रवाद के अपने नुकसान भी है। तो बच्चों, इस वीडियो में हमने टोटल पूरे 30 क्वेश्चन को जाना जो 2024 23-24 के सेशन में का फाइनल पेपर था, यानी कि पिछले साल जो पेपर आया था उसका जो हमने सॉल्यूशन किया है। आशा करता हूं इस वीडियो के माध्यम से आपको पूरा सॉल्यूशन क्लियर हो गया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट है, अगर आपको कोई भी समस्या लगती है तो आप जो है मुझे बताइए, हम और पेपरों का भी सॉल्यूशन करेंगे ताकि आपके अच्छे से अच्छे नंबर आएंगे। नए वीडियो में मिलेंगे, आप अगली वीडियो में हम इवनिंग पेपर का सॉल्यूशन करेंगे। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।